दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से मौसम उलटफेर हुआ है, जहां कल से बारिश हो रही है और आज न सिर्फ बादल छाए रहेंगे बल्कि बारिश के भी आसार हैं, जहां और फिर ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जहां इस कारण ही बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में बिजली चमकती है और बारिश हो रही है। जहां मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के पूर्वी इलाके में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ ओडिशा, बंगाल, झारखंड और बिहार राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से इन इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया था। इसी को देखते हुए इन राज्यों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो आज भी बारिश जारी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मौजूदा सरकार गर्व करती है, लेकिन इस कानून के कारण देश के न्याय व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नाराज हैं। जहां कुछ दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने अमरावती में एक कार्यक्रम में शराबबंदी कानून में दूरदर्शिता की कमी बताया था, वहीं एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इस बार कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि अदालत में हुए एक सुनवाई के दौरान ही बिहार सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए आरोपियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अपील दायर की है। ऐसे ही कुछ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार से कहा है कि इन केसों ने अदालतों का दम घोट रखा है और पटना हाईकोर्ट के तो 15-16 जज सिर्फ इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हैं। इसकी वजह से और किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि जब भी कोई आपदा या फिर विपदा आती है तो फिर लोग ऊपर वाले को याद करते हैं, यानी कि अल्लाह भगवान को याद करते हैं, जहाँ याद करके निजात दिलाने की मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन कोरोना महामारी जैसी आपदा ने ऊपर वाले के दरबार को भी बंद कर दिया है, जहाँ भक्त परेशान है और भगवान मंदिर में कैद है। जब कोरोना की तीसरी लहर ने एक बार फिर से भक्त और भगवान के बीच की दूरी बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए जिले के सभी धार्मिक स्थलों को अगले 21 जनवरी तक बंद कर दिया है। जहाँ श्रद्धालुओं की पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई है। जिले के अधिकारी लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और फिर नियमों का पालन करते हुए घरों में ही पूजा पाठ करने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कहते हैं कि प्यार जब हो जाए तो फिर इंसान सब कुछ गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, जब किसी धर्म या फिर मजहब को नहीं मानता है। बिहार के छपरा से प्यार का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानकर चौंक उठेंगे। जब बिहार के छपरा में अमित नाम के युवक ने रिजवान बनकर के मुस्लिम लड़की से निकाह किया, फिर 3 साल बाद अमित बनकर के दूसरी हिंदू लड़की से शादी कर ली। पूरा मामला छपरा जिला के नया गांव थाना क्षेत्र का है। अमित ने गुवाहाटी की रहने वाली युवती राजीना बेगम से रिजवान अहमद बनकर निकाह किया। इसके बाद अवतार नगर थाना क्षेत्र से संध्या नाम की लड़की से अमित बनकर के दूसरी शादी कर ली। बताया जाता है कि छपरा की राजीना बेगम से अमित की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। जब दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। जहाँ राजीना और अमित दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का फैसला किया। इसके बाद अमित ने कोर्ट में धर्म परिवर्तन करके खुद को रिजवान बना लिया। इसके बाद अमित ने 4 फरवरी 2008 को गुवाहाटी में रजिस्ट्रार के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली थी। निकाह के 3 साल बीते भी नहीं थे कि अमित ने अपने गांव नया गांव में आकर के दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी राजीना से 2 बेटे भी हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान अमित अपने घर पर आया था। यहां अवतार नगर थाना क्षेत्र के कोठिया गांव निवासी देवेंद्र प्रसाद की पुत्री संध्या के साथ शादी 27 अप्रैल 2021 को कर ली थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया है कि अमित उर्फ रिजवान के परिजनों को उसकी पहली शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। धर्म
बदल करके शादी करने को लेकर परिजनों द्वारा बात छुपाई गई है। जानकारी के अनुसार वे अमित यानी कि उर्फ रिजवान केंद्रीय जल परिषद में कार्यरत हैं, जब वे फिलहाल जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं। पिता की मौत के बाद उसे अनुकंपा पर नौकरी मिली है। बताया जाता है कि इतने साल गुजर जाने के बाद अब जाकर के मामला सामने आया है। संध्या ने जब अमित का मोबाइल देखा तो फिर उसे पहली शादी की फोटो और फिर कुछ वीडियो मिले। इसके बाद संध्या ने पहली पत्नी को फोन किया। अब राजीना भी कोर्ट में केस करने की बात कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन के 12 डोज लेने वाले रिटायर्ड पोस्टमास्टर ब्रह्मदेव मंडल ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी है। जब ब्रह्मदेव मंडल ने कहा है कि अगर सरकार उन पर मुकदमा चलाती है तो फिर वे अपनी जान दे देंगे। जब वैक्सीन लेने वाला चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब उन पर आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को गुमराह करके 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 डोज वैक्सीन लगवा लिए हैं। जब ब्रह्मदेव मंडल ने खुद ही खुलासा किया है कि उन्होंने 8 बार आधार कार्ड और फिर 4 बार मतदाता पहचान पत्र से टीका लिया है। इस दौरान उन्होंने 3 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है। अब पुलिस ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने रविवार को मधेपुरा के पुरौनी थाना क्षेत्र के उड़ी गांव में उनके घर पर छापेमारी की। उसके बाद से ही मंडल ने अपना मोबाइल बंद करके रखा है। इसी दौरान 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल ने प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने और उनके ऊपर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त करने की भी गुहार लगाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के किसान रबी फसल के लिए फसल सहायता योजना में आवेदन कर सकते हैं और अपने फसलों का निबंधन करा सकते हैं। खबर के अनुसार आलू और गेहूं के साथ साथ मक्का के फसल के लिए किसान 26 फरवरी तक निबंधन करा सकते हैं। जहाँ वही चना के लिए 31 जनवरी, मसूर के लिए 15 फरवरी, ईख यानी कि गन्ना के लिए 28 फरवरी और प्याज के लिए 15 फरवरी तथा अरहर दाल के लिए 28 मार्च तक निबंधन करा सकेंगे। फसलों का निबंधन कराने से आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अगर किसी कारण बस आपकी फसल खराब हो जाती है तो फिर सरकार के द्वारा आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे फसलों के खराब होने पर भी आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस के साथ आरजेडी का खटास अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है कि स्थानीय कोटे की 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव में फिर दोनों दल आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की परवाह किए बिना अपने स्तर से 9 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। सिर्फ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सहमति और घोषणा बाकी है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी कवायद जारी है। आरजेडी की जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं उनमें वैशाली से सुबोध कुमार, गया से रिंकू यादव, मुंगेर से अजय सिंह, औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह, रोहतास से कृष्ण कुमार सिंह, भोजपुर से अनिल सम्राट, पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ कुमार, सीतामढ़ी से खब्बू खिरड़ एवं दरभंगा से उदय शंकर यादव का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर अब किंतु परंतु नहीं है। कुछ और सीटों पर जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों के नाम तय करने की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के बढ़ते खतरे से हर उम्र के लोग संक्रमित हो रहे हैं। यहां तक कि मासूम बच्चे भी इस महामारी की चपेट में आने लगे हैं। जब कोरोना की तीसरी लहर में झारखंड के रांची में एक 6 महीने का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 6 महीने के बच्चे के कोरोना पॉजिटिव निकलने से एक और स्वास्थ्य विभाग में हरकंप मच गया है, तो फिर दूसरी ओर आम लोगों में अब छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जब राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के सीवान जिले की है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना जामो थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गाँव की है। बुधवार की सुबह 11 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने गाँव में पहले बीजेपी नेता जनार्दन सिंह का घर पूछा। एक लड़के ने जनार्दन सिंह की ओर इशारा करते हुए जैसे ही कहा कि यही है, तो अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। जब गोली लगते ही बीजेपी नेता गिर पड़े। इसके बाद अपराधी बाइक से फरार हो गए। जब गांव के लोगों ने कुछ दूर तक इसका पीछा भी किया, लेकिन ये लोग पकड़ने में सफल नहीं हो सके। इधर जनार्दन सिंह को आनंद फराने में सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। जब पटना जाने के दौरान ही रास्ते में अमनोड़ जाते जाते मौत हो गई। जनार्दन सिंह बीजेपी मंडल के महामंत्री और पीडीएस डीलर थे।
दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है तो फिर आप मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत स्टूडेंट को 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि इस योजना के तहत आप कुल 24,000 रुपए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए यह बेरोजगारी भत्ता बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि किन स्टूडेंट को यह भत्ता मिलेगा। तो आपको बता दूं कि जिन्होंने बिहार में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की हो लेकिन उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, वह इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वही इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं अभ्यर्थियों की आयु 20 वर्ष से 25 साल के बीच निर्धारित है। इसके अलावा उम्मीदवार को किसी प्रकार का सरकारी या फिर गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय जिले में इन दिनों एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो में पीपी ज्वेलर्स के मालिक प्रमोद पोद्दार बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़कते हैं और उनसे सवाल करते दिखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि साल के 35 लाख रुपए टैक्स वे डर के साए में जीने के लिए नहीं देते हैं, उनको सुरक्षा चाहिए। वह मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि क्या केवल आपकी पुलिस दारू ही पकड़ेगी या फिर रंगदारी पर भी नकेल कसेगी? क्या आप बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर कह दीजिए 2 दिनों में बिहार छोड़कर हम चले जाएंगे। वहीं मैं डरने वाला नहीं हूं, 2 गोली अगर मुझे मारेगी तो फिर मैं भी उनको 2 गोली मार दूंगा। दरअसल पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। बेखौफ बदमाश स्वर्ण व्यवसाय यानी कि सोना चांदी व्यापारी से व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार 15 लाख रुपए से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक में स्थित पीपी ज्वेलर्स के मालिक से जुड़ा हुआ है। जब पीड़ित व्यवसाय प्रमोद पोद्दार ने बताया है कि 31 दिसंबर की रात से व्हाट्सएप पर मैसेज आया और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ही 15 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। ऐसे में उन्होंने 1 जनवरी को नगर थाना क्षेत्र में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऐसे में पुलिस ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया, लेकिन 9 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब पीड़ित व्यवसाय ने बताया है कि एसपी और डीएसपी के आश्वासन की वजह से ही वे मीडिया में नहीं आ रहे थे, लेकिन मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी लगातार बदमाश रंगदारी की मांग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपनी बात शेयर की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। एडीआर की रिपोर्ट जान जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। अच्छा, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लेकर चुनाव से संबंधित अध्ययन और विश्लेषण करने वाले समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर के अनुसार 2010 से 2021 के बीच पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या बढ़कर 2 गुनी से अधिक हो गई है। लोकसभा चुनाव के साल में ये अनुपातहीन रूप से बढ़ी है। नए पंजीकृत राजनीतिक दलों या विधानसभा अथवा लोकसभा चुनाव में किसी राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए आश्वास्य प्राप्त मत प्रतिशत प्राप्त नहीं करने वाले दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है। इसमें वे दल भी शामिल है जिन्होंने पंजीकरण के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा। एडीआर ने नई रिपोर्ट में कहा है कि 2010 में ऐसे दलों की संख्या 1112 थी, जो 2019 में बढ़कर के 2301 हो गई और 2021 में ये संख्या 2858 पहुंच गई है। यानी कि पूरे देश में अभी 2858 राजनीतिक पार्टियां मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इलेक्शन होने हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ट्विटर पर काफी सक्रिय रहती है। राजद पर सवाल आए या फिर भाई तेजस्वी यादव पर हमला हो, रोहिणी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर से तीर छोड़ने शुरू कर देती है। अब रोहिणी की नज़र उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसको लेकर उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कमल रखो नुमाइश में, अखिलेश रहेंगे 22 में, ट्राई करो 27 में। लालू यादव की बेटी के इस ट्वीट पर कमेंट भी किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव के बयान से बिहार में फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो फिर जेडीयू को साथ लाना होगा। जेडीयू को साथ लाने पर तेजस्वी यादव के आउटगोइंग इनकमिंग वाले बयान पर बड़ा भाई तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ जाती है तो फिर तेजस्वी यादव भी बिहार के अगले सीएम होंगे। जानकारी के अनुसार एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए तेज प्रताप
प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि अब चाचा जी बूढ़े हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है कि खरमास के बाद बिहार में जबरदस्त खेला होगा और बीजेपी आरएसएस की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कुछ दिन पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी जेडीयू को खुला ऑफर दे दिया था कि वे जाति आधारित जनगणना के मामले पर उनकी पार्टी जेडीयू के साथ है, वे बेफिक्र होकर के आगे बढ़ें। दोस्तों बात करते हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन को पलटने की साजिश रेल कर्मी के मुस्तैदी के कारण नाकाम हो गई है। यानी कि ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी बिहार में। मामला पूर्व मध्य रेल के आरा सासाराम रेलखंड के सिंगल पटरी से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ बदमाशों ने ट्रेन को पलटने के लिए पटरी पर कंक्रीट के स्लीपर और लोहे के पोल रख दिए। इतना ही नहीं, रेल लाइन को जोड़ने के लिए नीचे बिछे 56 कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त पाई गई है। जहां रेल लाइन टूट गई है। रेल लाइन को जोड़ने वाले दर्जनों पेंड्रोल 10 से 12 फीट दूर तक बिखर गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय गहरे आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका लगभग दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां मुद्रास्फीति रिकॉर्ड 11.1% के स्तर पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, वहां के लोग महंगाई की मार को झेल रहे हैं। श्रीलंका के एडवोकेट इंस्टीट्यूट ने महंगाई को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत 1 जनवरी में ही 15% तक बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले साल 30 अगस्त को श्रीलंका सरकार ने मुद्रा मूल्य में भारी गिरावट के बाद राष्ट्रीय वित्त आपातकाल की घोषणा की थी और उसके बाद खाद्य कीमतों में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका को चीन समेत कई देशों के लिए लोन को चुकाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक श्रीलंका में नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच खाद्य वस्तुओं की महंगाई 15% बढ़ी है। श्रीलंका में 100 ग्राम मिर्च की कीमत जहां 18 रुपये थी, वहीं अब यह बढ़कर 71 रुपये हो गई है। यानी कि 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपये हो गई है। एक ही महीने में मिर्च की कीमत 287% बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बैगन की कीमत में 51% की तेजी आई है, तो वहीं प्याज के दाम 40% तक बढ़े हैं। आयात की कमी की वजह से यहाँ लोगों को मिल्क पाउडर तक नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही 1 किलो आलू की कीमत करीब 200 रुपये तक पहुँच गई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। जब बीजेपी अपनी तैयारी के साथ लगातार मिशन यूपी पर आगे बढ़ रही है, लेकिन बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को यानी कि जेडीयू को अभी तक सीट बंटवारे का इंतजार है। दरअसल जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। पार्टी ने इसके लिए अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट भी बीजेपी को दे रखी है, लेकिन बीजेपी ने अब तक के जेडीयू के इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी से बातचीत के लिए अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन आरसीपी सिंह भी अब तक बीजेपी से कोई ठोस जवाब नहीं ले पाए हैं। ऐसे में अब जेडीयू की बेचैनी बढ़ने लगी है। जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी से खुले तौर पर सीट बंटवारे पर मुहर लगाने की अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में छाए कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ने लगा है। उत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे की वजह से बड़ी संख्या में ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो रही है। राजधानी एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की अन्य ट्रेनें भी रोजाना लेट हो रही है। बुधवार को भी अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेनें देरी से पहुंची। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल और झारखंड से आती है। ऐसे मंगलवार को भी गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंची। इस तरीके से कई अन्य ट्रेनें देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही बाधित होती है। इस साल भी अभी तक पहले की तरह कोहरे का प्रकोप नहीं पड़ा है, जिससे रेल प्रशासन की चिंता कुछ कम हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से चलने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, पूर्णिया सहित सभी जिलों के लोगों में मकर संक्रांति को लेकर काफी कंफ्यूज है। अभी इसी विषय में जो पंडित से हमको जानकारी मिली है, इस पर बात करेंगे। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या फिर 15 जनवरी को? कौन सा दिन दान पुण्य के लिए सबसे बेहतर है? ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मकर संक्रांति का पुण्य काल मुहूर्त सूर्य के संक्रांति समय से 16 घटी पहले और 16 घटी बाद का पुण्य काल होता है। इसीलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाना ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा है कि इस बार पुण्य काल 14 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू हो जाएगा, जो शाम को 5:44 तक रहेगा। इस दौरान पटना, पूर्णिया सहित सभी जिलों के लोग स्नान, दान, पान, खान आदि कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में दारोगा के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार पुलिस मुख्यालय को अदालत के फैसले की कॉपी मिलने का इंतजार था, जो मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि 4-5 दिन बाद यानी कि जनवरी महीने में ही इन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में दारोगा के 2062 और सार्जेंट के 215 पदों के अलावा सहायक जेल अधीक्षक के लिए एक साथ बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसे पूरा भी कर लिया गया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट के नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने अब नियुक्ति पत्र जारी करने से रोक हटा ली है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना की तीसरी लहर उफान पर है। बिहार में लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन तीसरी लहर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोग खुद में आए लक्षण को मामूली सर्दी जुकाम समझ करके कोरोना से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि टेस्टिंग के लिए लोग अब अस्पतालों का रुख नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से सही आंकड़े भी बिहार में नहीं आ पा रहा है और अब तीसरी लहर खतरनाक स्तर की तरफ आगे बढ़ने लगी है। जब बिहार में पहली बार तीसरी लहर के दौरान एक दिन में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर भले ही पिछले लहर डेल्टा के मुकाबले कमजोर हो, लेकिन ये इतनी कमजोर भी नहीं है कि लोगों के लिए मुश्किल खड़ी ना होकर पाए। यह अलग बात है कि वैक्सीनेशन के कारण इसका असर जरूर थोड़ा कमजोर है। इन सब के बावजूद भी विशेषज्ञों की राय में अगर लक्षण दिख रहे हैं तो फिर कोरोना टेस्ट करा लेना जरूरी है और इसके बाद ही सही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हालांकि लोग इसे लेकर लापरवाही ज्यादा दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब एक बार फिर से तीसरी लहर में भी मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। जब मंगलवार को जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनमें पीएमसीएच में 1, एनएमसीएच में 3, आईजीआईएमएस में 1, पटना एम्स में 1 और साई हॉस्पिटल में 1 मरीज शामिल है। इस लहर में पहली बार 24 घंटे के अंदर पटना में 7 मौतें हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा राजधानी पटना में शराब की होम डिलीवरी की जाती है। जब पटना पुलिस जैसे जैसे तस्करों पर नकेल कस रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात वैसे वैसे सच साबित हो रही है। जब पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो एक दिन में 28 से 30 लोगों को शराब की होम डिलीवरी करवाता था। उसके ठिकाने से पुलिस ने 1100 लीटर शराब बरामद किया है। इस तस्कर की शान शौकत वाली जिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह 8 लाख रुपए मूल्य की बाइक से चलता था, जब पुलिस को उसके बैंक खातों में 25 लाख रुपए मिले हैं। दरअसल पटना पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो जेल से बाहर आने के बाद फिर से शराब की होम डिलीवरी के धंधे में लग गया था। गिरफ्तार शराब तस्कर का नाम इंद्रजीत है, जिसे पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने दबोचा है। शराब तस्कर इंद्रजीत एक दिन में 28 से 30 लोगों को शराब पहुंचा रहा था। पुलिस ने जब उसके अलग अलग बैंक खातों को खंगाला तो फिर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां उसके 2 बैंक अकाउंट में 25 लाख जमा थे। जहां उसकी लग्जरी जीवन शैली को देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। इंद्रजीत जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद शराब तस्करी के धंधे को बड़ा रूप देने की कोशिश में जुटा हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह एक बार फिर से कोरोना के साए में मनाया जाएगा। जब पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। गणतंत्र दिवस समारोह में केवल 2000 लोग ही शामिल होंगे। 26 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान झंडा उत्तोलन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावे कई मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद और अलग अलग विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि फूलों की आवश्यकता मांगलिक कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक आयोजनों, सरकारी कार्यक्रम के अलावा जन्मदिन तथा अन्य कार्यक्रम में भी होता है। शहर से लेकर गांव तक फूलों की मांग बढ़ने लगी है। कटिहार जिला के फलका प्रखंड के पोठिया गांव निवासी इंटर की पढ़ाई करने वाले छात्र निक्कू राय कोहवारा गांव में फूलों की खेती करके परिवार के लिए आजीविका के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। फूलों की बगिया से जीवन को महका रहे पोठिया के निक्कू फूलों की खेती के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। निक्कू पिछले 5 सालों से गेंदा, गुलाब, चंपा बेली के अलावा चांदनी, शो प्लांट आदि फूलों की खेती करके अर्थोपार्जन कर रहे हैं। निक्कू बताते हैं कि उनके पिता पूचू राय कृषि कार्य करते हैं। जब प्राकृतिक आपदा के कारण खेती में नुकसान होने से खेती करना छोड़ दिया। जब परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था, जब 10 कट्ठा जमीन लीज पर लेकर के फूलों की खेती शुरू किया।
उन्होंने बताया है कि फूल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जहाँ कटिहार सहित कुर्सेला, पूर्णिया सहित आसपास के बाजारों में फूल बेचने का काम करते हैं। जहाँ 10 कट्ठा जमीन पर फूलों की खेती करने में तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है। जहाँ इसमें मजदूरी भी शामिल है और फूलों की अच्छी फसल तैयार हो जाने पर 2 से 2.5 लाख तक की बिक्री हो जाती है। निक्कू बताते हैं कि फूलों की खेती की ओर अभी किसानों का रुझान नहीं है, हालांकि कुछ किसान अब इस ओर आगे बढ़ आए हैं। जब फूलों की खेती के लिए किसानों को सरकारी स्तर से प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ससुराल की तरफ से मांगे जाने वाले पैसे या फिर किसी भी सामान दहेज माना जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने घर के निर्माण के लिए यानी कि घर बनाने के लिए पैसे की मांग को भी दहेज बताते हुए अपराध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि दहेज शब्द को एक व्यापक अर्थ के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए ताकि एक महिला से किसी भी मांग को शामिल किया जा सके, चाहे संपत्ति के संबंध में हो या फिर किसी भी तरह की मूल्यवान चीज। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में पबजी वीडियो गेम बैन है, हालांकि फिर भी इसे कई लोग खेलते हैं। ये गेम पूरी दुनिया में काफ़ी पसंद किया जाता है। इस गेम से जुड़ी कई अच्छी और बुरी खबरें भी अक्सर आती रहती है। ताज़ा खबर जो इस खेल से जुड़ी हुई आई है उसे आप अच्छे कह सकते हैं। इस वीडियो गेम ने अब 2 अलग अलग राज्यों के कपल को साथ लाने का काम किया है। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी की रहने वाली सैनूर आलम नियमित रूप से पबजी गेम खेलते रहते थे। गेम खेलते खेलते उनकी पहचान कर्नाटक की फ्रीजा नाम की एक लड़की से हुई। जब गेम खेलते हुए दोनों की पहली दोस्ती हुई, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद उन्होंने नंबरों का आदान प्रदान किया और फिर घंटों फोन पर बात करने का सिलसिला चल पड़ा। जब दोनों ने कुछ समय पहले ही एक दूसरे को पसंद करने की बात कबूल की, लेकिन इससे पहले हुए आमने सामने नहीं मिले थे। जब बहरहाल शनिवार को फ्रीजा बेंगलुरु से बागडोगरा होते हुए फ्लाइट से धूपगुड़ी पहुंच गई। दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर सैनूर ने दरवाज़ा खोला। सैनूर ने कहा है कि जब मैंने फ्रीजा को अपने सामने खड़ा होता देखा तो मैं चौंक गया, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सैनूर के परिवार वाले अचानक लड़की के आने से पहले तो सदमे में थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि फ्रीजा 2554 किलोमीटर की दूरी केवल ऑनलाइन हुए प्यार की वजह से तय कर सकती है। जब बाद में फ्रीजा ने अपने परिवार वालों को भी इसकी जानकारी दी और फिर दोनों परिवार वाले रजामंदी से शादी हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर जिले के केसट का रहने वाला रहमान दर्जी 7 साल बाद मंगलवार को वापस अपने वतन लौटा। जब मंगलवार की अहले सुबह बेतिया के एक साथी के साथ रहमान जब अपना घर पहुंचा तो फिर घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दरवाजे पर खड़ा उसका लाल ही है। जब उसके बाद परिवार के साथ रहमान के गाँव में खुशी का लहर है। करीब 7 साल पहले रहमान दर्जी को कुवैत में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। जहाँ हत्या के प्रयास में उसका नाम था। इसकी जानकारी होने के बाद काफी लंबे समय से परिजन रहमान की वतन वापसी की सरकार से गुहार लगाते रहे। कई न्यूज चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय की पहल पर बीती 8 जनवरी को उसे कुवैत के जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद रहमान जेल से रिहा होते हुए बेतिया के साथी के साथ अपने देश लौटा। जब रहमान के साथ बेतिया का जो युवक लौटा है उसका नाम गौरी शंकर है। आपको बता दें कि गौरी शंकर भी उसी जेल में रहमान के साथ ही बंद था। विदेशी बेड़ियों की दास्तां उसने जब सुनाई तो फिर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहां के बारे में रहमान ने बताया है कि उसे सब्जी बेचने और मजदूरी करने के लिए भेजा गया था। जाने के बाद बत्तख और कबूतर की गंदी साफ करनी पड़ी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में धान बेचने के लिए परेशान किसानों को सीधे पटना में स्थित विभाग में शिकायत करने का मौका है। बिहार के किसानों की शिकायतें सुनने, जानने और फिर उसके समाधान के लिए सहकारिता विभाग ने सुगम कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसका टोल फ्री नंबर है 1800-1800-1110 यानी कि 1800-1800-110 जारी किया है, जो 24 घंटे और फिर 7 दिन कार्य करेगा। इस नंबर पर धान खरीद और फिर फसल सहायता योजना के संबंध में किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर कोई जानकारी भी ले सकते हैं इस नंबर के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए बड़े पैमाने पर संविदा पर बहाली होने जा रही है। इसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को विशेष सर्वेक्षण अमीन, संविदा अमीन और लिपिक के खाली पड़े पद भरे जाएंगे। इसके लिए पदों की संख्या 2500 से अधिक है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। पहले चरण में बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, यानी कि जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन कर्मियों की कमी के चलते इसमें परेशानी हो रही है। पहले चरण में 6875 स्वीकृति पदों के विरुद्ध 4628 कर्मियों
कर्मियों की बहाली हुई थी। इनमें कई कर्मी अब काम भी कर रहे हैं। यह करीब 200 अमीनों को पद से हटाया गया है। इसके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, जबकि अन्य सेवा में चयनित होने के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के 25 IAS अधिकारी भी अपनी सेवाएं देंगे। इन अधिकारियों को 5 राज्यों के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिकारी की लिस्ट पहले ही जारी कर रखी है और अब 14 जनवरी को इसकी एक बैठक भी वर्चुअल तरीके से बुलाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आम आदमी को महंगाई का एक और जोरदार झटका लगा है। अब साबुन और डिटर्जेंट खरीदना महंगा हो गया है। देश की बड़ी MFG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतें 3% से 20% की बढ़ोतरी की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के व्हील, रिन, सर्फ एक्सेल और लाइफ बॉय रेंज के प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। कच्चे माल की बढ़ोतरी लागत की वजह से कंपनी में इन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। आपको बता दो कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण कंपनी को पिछले साल भी इसी तरीके से कई दौर की कीमतों में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर किया था। HUL ने सर्फ एक्सेल बार की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। इसमें 2 रुपये महंगा हो गया है। कंपनी ने सर्फ एक्सेल बार की कीमत में 20% का इजाफा किया है। अब इसका भाव 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो गया है। लाइफ बॉय 125 ग्राम पैक की कीमत 29 रुपये से बढ़ाकर 31 रुपये कर दी गई है, जबकि पियर्स साबुन 125 ग्राम बार की कीमत 76 रुपये के मुकाबले 83 रुपये कर दी गई है। रिन के लिए कंपनी ने अपने बंडल पैक की कीमत 72 रुपये से बढ़ाकर 76 रुपये और फिर इसके 250 ग्राम सिंगल बार की कीमत 18 रुपये से बढ़ाकर 19 रुपये कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित होने के बाद तमाम राजनेता और उनके समर्थक सीएम नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। मंगलवार की शाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके साथ ही जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बिहार में कोरोना के हालात के बारे में भी पीएम मोदी को बताया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री आवास पर एक अन्य मार्ग में होम आइसोलेटेड हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अलावा बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित आधा दर्जन से भी अधिक मंत्री पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने को कहा है। सरकार के आदेश के अनुसार सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था शुरू कर दी है, लेकिन बिहार के कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के 105 गांव में रहने वाले बच्चों की इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कारण यह है कि पहाड़ी इलाकों में आने वाले अधौरा प्रखंड में आज भी नेटवर्क की समस्या है। पूरे प्रखंड में सही ढंग से अभी भी 2G सेवा भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि अधौरा प्रखंड में कुल 108 गांव हैं, जिसमें अधौरा मुख्यालय, लोहा और बभनी गला गांव में BSNL का नेटवर्क काम करता है। उसके बाद पूरे 105 गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है। लोगों को अगर बात भी करनी होती है तो फिर वे गांव से दूसरी ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं या फिर किसी पेड़ पर चढ़ करके तब फोन पर बात करते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इन ग्रामीणों के नंबर पर संपर्क करना चाहे, यानी कि फोन करना चाहे, तो फिर बात नहीं हो पाएगी। कारण पूरे पहाड़ी इलाकों में कहीं टावर काम नहीं करता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।